नमस्कार। और आज के अपने इस लेक्चर से हम शुरू करने जा रहे हैं अपना 7वां चैप्टर, जिसका नाम है ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विसेज। इसमें सबसे पहले हम ईमेल के बारे में पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, किस तरीके से आप मेल भेजते हैं तो रिसीवर के पास पहुंचता है, इनमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, मतलब ईमेल के बारे में पूरी जानकारी लेते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे। सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या होती हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट्स कौन सी हैं, और आखिरी में हम ई गवर्नेंस सर्विसेज देखेंगे जो अभी नई नई लॉन्च हुई है। यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन की बहुत भारी संभावना होती है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता चलूंगा, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर याद कर लेनी है, उसको याद कर लेंगे तो आपका ये चैप्टर आसानी से तैयार हो जाएगा। बस ध्यान से देखिएगा, पूरा चैप्टर हम खत्म करने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप हमारे साथ बने रहेंगे, तभी मैं समझा पाऊंगा चीज़ों को। नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन से आप नोट्स ले लीजिएगा, लेकिन मुख्य चीज़ क्या है जो मैं समझा रहा हूँ उसको ध्यान से समझिए, क्योंकि वही सबसे मेन है। नोट्स तो आपको कहीं से भी मिल जाएगी, कोई खास नोट्स मैं नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मेन चीज़ क्या है जो मैं समझा रहा हूँ वो सबसे मेन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि ईमेल आखिरकार होता क्या है। तो बच्चों को लगभग पता ही होगा ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है। ई से इलेक्ट्रॉनिक और एम से मेल। तो ईमेल का फुल फॉर्म क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ऐसा मेल जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भेजा जा रहा हो वो हमारा क्या होता है? ईमेल होता है। देखिए यहाँ पर लिखा है, ईमेल इज एक्सचेंज ऑफ कंप्यूटर स्टोर्ड मैसेज फ्रॉम वन यूजर टू वन और मोर रेसिपिएंट वाया इंटरनेट। इंटरनेट की सहायता से जब एक जगह से मैसेज दूसरी जगह पर जाता है तो उसी को ईमेल कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए ईमेल के अंदर खासियत क्या क्या है। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर कोई चीज़ भेजी जा रही है इंटरनेट की सहायता से, तो उसमें एक खासियत तो ज़रूर ही होगी कि वो काफ़ी तेज होता है। मतलब पहले के ज़माने से अगर कंपेयर किया जाए कि पहले आप चिट्ठी भेजते थे और अब आप ईमेल भेज सकते हैं, इसमें क्या अंतर है? तो सबसे पहली चीज़ दिमाग में क्या आती है कि भाई इसमें स्पीड बहुत तेज़ होती है। इधर से क्लिक किया उधर पहुंच गया, तो इसमें स्पीड का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। दूसरा क्या है? कॉस्ट एफिशिएंट है, कि जहां पर वहां पर 100 रुपये लग जाता था किसी चीज़ को भेजने में, वहां ये चीज़ फ्री में ही लगभग आपको अवेलेबल हो जाती है। तो यहाँ पर उसकी बात की गई है, एक बार आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर सबसे पहले देखिए, सबसे पहला ईमेल जो भेजा गया था वो आर्पानेट को भेजा गया था 1971 में। और किन्होंने भेजा था ये नाम भी आप देख सकते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इसको मैंने अंडरलाइन किया है। इसको चाहे तो आप एक बार पढ़ लीजिए और नोट्स में भी इसे आप मार्क कर लीजिएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसने भेजा था, किसको भेजा गया था, किन्होंने भेजा था और कब भेजा था पहला ईमेल। ये आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहली चीज समझते हैं ईमेल एड्रेस क्या होता है। अब देखिए इसमें काफी सारी चीजें लिखी हैं, लेकिन आसान भाषा में अगर हम समझें तो देखिए, जैसे इस फिजिकल वर्ल्ड में हमारा एक एड्रेस होता है। कोई पूछे कि हमें आपको कोई चीज भेजनी है तो कहाँ पर भेजे, तो आप बताएंगे माई हाउस नंबर इज दिस, और मैं जो है यहाँ पे शहर मोहल्ला अपना बता देंगे, तो वहां पर आपको कोई चीज भेजी जा सकती है। तो आपका एक फिजिकल एड्रेस होता है जिसे आप रेजिडेंशियल एड्रेस कहते हैं। ये आपकी बात हुई। वैसे ही इंटरनेट पे आपका पता जो होता है उसे ईमेल कहते हैं। क्या चीज? इंटरनेट पे किसी पर्सन के एड्रेस को क्या कहते हैं? ईमेल कहते हैं। फिर से, कोई अगर आदमी इंटरनेट पे मौजूद है तो वो अपना पता किसके माध्यम से बताता है? ईमेल के माध्यम से बताता है। और यही चीज यहाँ पर समझाई गई है। और इसमें देखिए लिखा गया है कि ईमेल एड्रेस मस्ट नॉट एक्सीड 254 कैरेक्टर्स। ये एकदम पक्की बात नहीं है, कई जगहों पर इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एक याद रखिएगा, अगर सवाल पूछा जाता है तो ये चीज आप जवाब दे सकते हैं, लेकिन ये एकदम फिक्स बात नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अब किसी ईमेल में दो पार्ट होते हैं। जैसे आप अपना ईमेल याद करिए, तो सबसे पहले आपका कुछ दिया गया नाम होगा, फिर आप लगाते होंगे @ और फिर उस कंपनी का नाम होगा जिसमें आपने ईमेल बनाया है। तो सबसे आगे जो पार्ट होता है उसे आप यूजर नेम कहते हैं, और पीछे जो पार्ट होता है उसे डोमेन नेम कहते हैं। तो सवाल पूछा जाता है कि भाई ईमेल में कितने पार्ट होते हैं, तो आपको बताना है ईमेल में 2 पार्ट होते हैं। पूछा जाता है सवाल कि ईमेल किस चीज से सेपरेट किया जाता है, तो ईमेल @ से सेपरेट किया जाता है। ये 2 सवाल यहाँ से बन सकते हैं। क्या क्या? ईमेल के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट। और किससे सेपरेट किया जाता है? @ से सेपरेट किया जाता है। ये यहाँ से आप टिक कर सकते हैं, मतलब यहाँ से ये 2 सवाल आप पा सकते हैं। अब पूछा जा रहा है ईमेल के क्या क्या पार्ट होते हैं। तो देखिए ईमेल में एक पार्ट होता है टू, फिर होता है सीसी, फिर बीसीसी, फिर डेट, टाइम स्टैम्प, बॉडी, सब्जेक्ट लाइन, सिग्नेचर और अटैचमेंट। ये क्या चीजें होती हैं अभी हम ईमेल खोल के समझेंगे। ठीक है, इसको अभी स्किप कर रहा हूँ, अभी हम ईमेल एक खोलेंगे,
मैसेज क्रिएट करेंगे और उसमें समझेंगे ये क्या चीज़ें होती हैं। ठीक, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर पूछा गया है ईमेल के पॉपुलर ईमेल क्लाइंट्स क्या हैं, तो यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया है मोजिला थंडरबर्ड, MS आउटलुक, ओपरा ईमेल चैट, पेगासस मेल, आउटलुक एक्सप्रेस, मेलबर्ड या ड्रीम ईमेल। ये कुछ ईमेल के पॉपुलर क्लाइंट्स हैं, इसका नाम चाहें तो एक बार आप देख सकते हैं। इसके बाद बात आती है ईमेल सर्विसेज की। तो यहाँ पर ईमेल सर्विसेज दो तरीके से हो सकती हैं, या तो वो एप्लीकेशन बेस्ड होंगी या तो वो वेब बेस्ड होंगी। दो तरीके की सर्विसेज ईमेल के हो सकती हैं, एप्लीकेशन बेस्ड एंड वेब बेस्ड। ठीक, इसको भी अभी हम देखते हैं। यहाँ पर मेन चीज अभी मैं जो लेना चाह रहा हूँ, जिससे सबसे ज्यादा सवाल आता है कि आखिरकार एक मेल दूसरी जगह पर कैसे पहुंचता है। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ईमेल अगर किसी भी एग्जाम के सिलेबस में है तो वो यहाँ से सवाल जरूर से ही जरूर पूछता है। ठीक, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए एक आपका कंप्यूटर है जिससे मैसेज को सेंड किया जा रहा है और एक कंप्यूटर दूसरा है जिसमें मैसेज को रिसीव किया जा रहा है। ठीक, अब देखिए यहां से सेंडर ने मैसेज को सेंड किया। ठीक, तो यहां से ऐसे ये चलता गया, उसके बाद ये पहुंचा सर्वर के पास। कौन से सर्वर के पास? जो सेंडर है उसके सर्वर के पास। सर्वर से होता हुआ फिर से दूसरे सर्वर पे पहुंचा, लेकिन ये सेंडर किसका है? ये रिसीवर का सर्वर है। ठीक है, ये रिसीवर का सर्वर है और रिसीवर के सर्वर से रिसीवर के पास पहुंचता है। इसको आप अपने फिजिकल वर्ल्ड में भी देखें तो आप जाते हैं जब चिट्ठी डालने, तो आप पोस्ट ऑफिस में डाल देते हैं, वहां से जाता है हेड पोस्ट ऑफिस में, हेड पोस्ट ऑफिस से रिसीवर के हेड पोस्ट ऑफिस में जाता है, फिर उसके लोकल पोस्ट ऑफिस में जाता है और फिर रिसीवर तक पहुंचता है। ऐसे ही जो कंप्यूटर आप यूज कर रहे हो उसके सर्वर तक जाता है। ठीक, मतलब जो भी ईमेल आप यूज कर रहे हो कंपनी, उसके सर्वर तक जाता है, फिर रिसीवर के सर्वर तक और वहां से रिसीवर तक आता है। इसमें कई चीजें इन्वॉल्व होती हैं। जैसे सवाल पूछा जाता है कि सेंडर के कंप्यूटर से रिसीवर के सर्वर तक ईमेल ले जाने वाली प्रोटोकॉल कौन सी होती है? फिर से, सेंडर के कंप्यूटर से ठीक रिसीवर के सर्वर तक जो प्रोटोकॉल यूज होती है वो कौन सी होती है? तो वो आपकी होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या चीज? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल वो होती है। इसके बाद एक सवाल जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि आपका रिसीवर पे जब ईमेल आ जाता है तो क्लाइंट के पास कैसे पहुंचता है। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले इसके लिए IMAP 4 यूज किया जाता था। IMAP एक प्रोटोकॉल थी, उस प्रोटोकॉल। अब इसमें क्या होता था, इसमें ये मेल को यहाँ सर्वर से उठाता था और आपके कंप्यूटर में ले आके रख देता था और यहाँ से मैसेज को डिलीट कर देता था। ये किसकी बात हो रही है? IMAP की बात हो रही है कि यहाँ से मैसेज को आपके डिलीट कर दिया जाता था। अब दोबारा अगर किसी आदमी को यहाँ पर लॉगिन करेगा तो वो मैसेज नहीं मिलता था, क्योंकि सर्वर पर वो मैसेज होता ही नहीं था। एक बार इसको ध्यान से समझिएगा कि मान लीजिए आपके पास दो कंप्यूटर हैं, आपका ईमेल इसमें लॉगिन है, आपके पास एक मैसेज आया तो सर्वर से मैसेज उठा और यहाँ से उठकर इसके पास पहुंच गया। ठीक, और फिर यहाँ से मैसेज डिलीट हो गया। अब आप जब इस डिवाइस में लॉगिन करेंगे तो आपको मैसेज नहीं मिलेगा। और क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि सर्वर पे मैसेज डिलीट हो चुका था। ये यूज होता था IMAP का। IMAP सिर्फ मैसेज को उठा देता था, लेकिन दोबारा किसी और डिवाइस में आप लॉगिन करें तो आज के जैसा नहीं था कि कितनी भी डिवाइस में लॉगिन करो सारे ईमेल दिख जाते थे। ये किसके कारण से था? IMAP के कारण था। इसी से बचने के लिए क्या यूज किया गया? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 यूज किया गया। ये क्या करता था? ये आपके सर्वर से आपके क्लाइंट तक मेल को लेकर आता था और यहाँ पर एक डुप्लीकेट कॉपी छोड़ देता था, ताकि आप किसी और सिस्टम में लॉगिन करें तो इस डुप्लीकेट कॉपी को उठाकर यहाँ पर लेकर आ जाता था और यहाँ पर एक और कॉपी बना देता था, ताकि किसी तीसरी डिवाइस में भी आप लॉगिन करें तो आपको मेल मिल जाए। तो सवाल पूछा जाता है कि हम मल्टी डिवाइस पर सेम ईमेल अगर देख पा रहे हैं तो ये किसके द्वारा देख पा रहे हैं? तो ये आपका आज के समय पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 के कारण संभव हो पा रहा है। इस चीज को बहुत आसानी से समझिएगा ताकि आप समझ पाएं। और एक चीज और आप जानते होंगे कि मेल आप अगर कर रहे हैं तो मेल में आप कोई इमेज चाहे तो भेज सकते हैं, वीडियो चाहे तो भेज सकते हैं, ऑडियो चाहे तो भेज सकते हैं, या वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की फाइल भी भेज सकते हैं। ये सारी फाइलें भेज सकते हैं क्योंकि एक प्रोटोकॉल यूज की जाती है MIME।
मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि आपका जो मैसेज जा रहा है, जैसे यहाँ पर आपने जो चिट्ठी भेजी है, इसके साथ आपको इमेज भी भेजने की या ऑडियो वीडियो कुछ भी भेजना हो जो टेक्स्ट के फॉर्म में नहीं है, उसको ले जाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? उसको ले जाने की जिम्मेदारी MIME की होती है। MIME एक अटैचमेंट प्रोटोकॉल है, जैसे ट्रैक्टर के साथ ट्रॉली लगी होती है ना, ये समझ लीजिए SMTP के साथ लगी हुई ट्रॉली है। SMTP का काम है टेक्स्ट को ले जाना, और इसी के साथ MIME लगा है कि टेक्स्ट के अलावा कोई ऑडियो वीडियो कोई फाइल फोल्डर आपने भेज दिया है तो उसको ले जाने का काम MIME करता है। तो ये 4 चीजें ईमेल में याद रखिए। फुल फॉर्म एक बार देख लीजिएगा, आपको दे दिया है ताकि आप आसानी से समझ पाएं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसी ईमेल को किस तरीके से हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है यू मस्ट हैव ईमेल अकाउंट। देखिए हमने हिंदी में भी कर दिया है चीजों को, ताकि आप इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो इंग्लिश में पढ़ लें, हिंदी में पढ़ना चाहें तो हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं। यू मस्ट हैव ईमेल अकाउंट टू यूज ईमेल फैसिलिटी। अगर आप ईमेल की सुविधा का इस्तेमाल करना चाह रहे हो तो आपके पास ईमेल अकाउंट आपका होना चाहिए। अगर आपको एक ईमेल अकाउंट बनाना है तो आप ईमेल अकाउंट उस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर विजिट करके बना सकते हैं जो ईमेल की सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जैसे जीमेल हो सकता है या आपका आउटलुक हो सकता है या माइक्रोसॉफ्ट हो सकता है। इन सब पर जाकर आप ईमेल बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए ईमेल इज एन इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन। ईमेल बहुत ज़रूरी चीज़ है आज के समय में, क्योंकि किसी भी कॉर्पोरेट या आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो सारी कम्युनिकेशन ईमेल के ही थ्रू होती है, और उसी को ऑफिशियल फॉर्म में लिया जाता है कि आप कंपनी में किसी रिज्यूमे देना चाहते हैं या किसी कंपनी से आपको कोई रिप्लाई रिवर्ट आता है तो वो ईमेल पे ही आता है और कोई माध्यम अभी नहीं है। चलिए यहाँ पर कई सारी कंपनियों के नाम भी बताए हैं। आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ पर देखते हैं हमारा अगला पॉइंट क्या है। तो यहाँ पर देखिए ईमेल अकाउंट कैसे खोल सकते हैं। अब चलिए मैं फिर से, मैंने कहा था ना कि मैं कुछ चीज़ें छोड़ रहा हूँ ताकि आपको अभी मैं बता पाऊँ। तो चलिए हम इस सब की बात करने चल रहे हैं, आसानी से समझिएगा। जो मेन जहाँ से क्वेश्चन बनता है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए किस तरीके से हम ईमेल को बनाते हैं, फिर हम समझेंगे इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं किस तरीके से हम कंपनी का नाम सर्च करेंगे। जिस भी सर्वर का यूज़ करके, जो भी ईमेल प्रोवाइडर का यूज़ करके हम बनाना चाहते हैं, तो हमने जीमेल टाइप किया, क्रिएट अ जीमेल अकाउंट पे हम चले गए। अब यहाँ पर देखिए क्रिएट एन अकाउंट आ रहा है, उस पर चले गए और यहाँ पर आप जो है क्रिएट अकाउंट ऑप्शन पे चले जाएंगे। अब यहाँ पर आप पर्सनल यूज़ के लिए बना रहे हैं, अपने बच्चे के लिए बना रहे हैं या बिजनेस के लिए बना रहे हैं, तो पर्सनल यूज़ के लिए बना रहे हैं, क्लिक कर दिया। यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालेंगे, तो मैं डाल देता हूँ आपका कोई नाम, हिमांशु तिवारी। ठीक, इसको नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर आपकी बर्थ डेट मांगी गई है, तो हम कोई रैंडम बर्थ डेट भर देते हैं। ठीक, ईयर 1999 कर देते हैं, जेंडर मेल रखते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट कर दिया। अब आपसे पूछ रहा है आप कोई ईमेल आईडी यहाँ पर डालिए, तो यहाँ पर मैं डाल दे रहा हूँ हिमांशु तिवारी। कुछ ऐसा डालना है जो यूनिक हो, तो मैं डाल दे रहा हूँ 12/9/1999, ऐसे करके मैं डाल दे रहा हूँ। जहाँ तक ये खाली होगा, खाली है, इसमें कोई पासवर्ड आप डाल सकते हो और नेक्स्ट करोगे, आपकी ईमेल आईडी बस थोड़ी सी डिटेल भरने के बाद तैयार हो जाएगी। अब हम चलते हैं ईमेल आईडी में हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। एक बार अपने जीमेल अकाउंट में आप लॉगिन कर लेते हो तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखता है। ये सारे मेल जो आपको आए थे, जहाँ तक मैं जिस ईमेल आईडी को यूज़ कर रहा हूँ, इसमें स्विगी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। देख रहे हैं कितना ऑर्डर यहाँ पर दिया गया है। चलिए कंपोज पे जाते हैं। कंपोज क्या चीज़ है, यहाँ से आप ईमेल को बनाते हैं। अब यहाँ पर मेन पॉइंट देखिए, सबसे पहले ऊपर की तरफ क्या दिख रहा है कि किस आदमी को आप मेल करना चाहते हो। तो जिस आदमी को आप मेल करना चाहते हो उसका मेल आईडी यहाँ पर आप लिख सकते हो। तो मान लीजिए हम किसी को मेल करना चाह रहे हैं हिमांशु 123@, या ये मेरी ईमेल आईडी नहीं, मैं फिर से बता दूं, मैं कुछ और लिख दे रहा हूँ जो मेरी ईमेल आईडी है 05@gmail.com। ठीक, ऐसा करके हम लिख दे रहे हैं, सॉरी जीमेल होगा, तो gmail.com ये अपनी आईडी है, ये मैंने खुद लिख दी है। अब यहाँ पर देखिए CC और BCC का ऑप्शन दिख रहा है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं CC पे क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पर CC और BCC एकदम बहुत यूनिक तरीके से देखिए समझाते हैं। यहाँ पर मान लीजिए आप एक मेल आईडी लिख रहे हो एक टीचर को कि भाई आप जो पढ़ा रहे हो वो मुझे सही से नहीं समझ में आ रहा है, इसको दोबारा से पढ़ाइए। ठीक,
ऐसा मतलब ऐसा तो लिखोगे नहीं, पर मान लो कि आपने सर को लिखा कि सर आपने जो चैप्टर पढ़ाया है एकदम से समझ में नहीं आया, कृपया दोबारा पढ़ाइए। ऐसा ईमेल आपने किसको लिख दिया? अपने सर को आपने लिख दिया। लेकिन आपके सर तो आपकी सुनते नहीं है, ईमेल देखेंगे तुरंत कहेंगे चलो हटाओ, कौन फिर से पढ़ाए। तो इसके लिए आप सीसी जो होता है, सीसी होता है कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी में आपने प्रिंसिपल को ऐड कर दिया और आपने अपने प्रबंधक को ऐड कर दिया, या मान लीजिए जो आपके दूसरे वाइस प्रिंसिपल होंगे उनको आपने ऐड कर दिया। तो ये मेल तो आपने सर के लिए लिखा था, लेकिन कार्बन कॉपी आपने किसको भेज दी? प्रिंसिपल को और वाइस प्रिंसिपल को भेज दी। अब जब आपके टीचर के पास मेल आएगा कि बच्चा बोल रहा है कि चैप्टर समझ में नहीं आया, फिर से पढ़ाइए, और आपके टीचर को ये पता भी चल जाएगा कि इसकी कार्बन कॉपी किसके पास गई है, एक प्रिंसिपल के पास और दूसरी वाइस प्रिंसिपल के पास भी है। तो अब आपका लोड बढ़ जाएगा कि अब बच्चा बोला है और ये जानकारी सीनियर्स के पास भी है, तो अब थोड़ा सा तो फॉर्मेलिटी टीचर करेगा ही। इन सब जगहों पर सीसी का इस्तेमाल किया जाता है कि जब आप मेल किसी के लिए लिख रहे हो लेकिन आप उसकी कॉपी किसी और को भी भेजना चाहते हो जिसके बारे में इस सेंडर को पता चले। ये जानिए, ऐसा नहीं है कि इनके पास चला जाएगा और इनको पता नहीं चलेगा, पता चलेगा आपके सर को। तो इसीलिए कार्बन कॉपी का इस्तेमाल किया जाता है कि जब आप मेल की कॉपी को कहीं भेजना चाहते हो तो इसके लिए इसका इस्तेमाल करते हो। तो सर बीसीसी क्या है? बीसीसी होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी का काम क्या होता है? ब्लाइंड मतलब ऐसे एड्रेस इसमें लिखे जाते हैं जिनके बारे में किसी को पता ना चले। कि आपने एक मेल लिखा कि सर जी सही से नहीं पढ़ाया, दोबारा पढ़ा दीजिए, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को अटैच कर दिया, अब टीचर आएगा पढ़ाने, तो आप चाहते हैं आपके दोस्त जो हैं सुमित और मोहन ये जान जाएं कि आपके कारण ऐसा हो रहा है। तो आपने बीसीसी में सुमित और मोहन को ऐड कर दिया। तो अब इन दोनों को पता चल जाएगा कि ये मेल आपने इनको किया है और इसमें सीसी में इन दोनों को ऐड किया, लेकिन इनमें से किसी को, मतलब न सर को, न प्रिंसिपल को, न वाइस प्रिंसिपल को ये जानकारी होगी कि आपने बीसीसी में सुमित और मोहन को ऐड किया है। तो बीसीसी में वो ईमेल एड्रेस ऐड किए जाते हैं जिनके बारे में आपके न सेंडर को पता चलता है न कार्बन कॉपी वाले को पता चलता है। फिर से एक बार मैं समराइज कर देता हूँ। 2 में सेंडर का नाम होता है, सीसी में उनका नाम होता है जिनके पास आप कार्बन कॉपी भेजना चाहते हैं। ये दोनों लोग एक दूसरे के बारे में जानेंगे कि सेंडर इनको किया गया है सेंड मेल, सेंडर ने इनको सेंड मेल किया है और सीसी में इनको जोड़ा है। ये तीनों लोग एक दूसरे को, मतलब जितने भी लोग होंगे एक दूसरे को जानेंगे। लेकिन आप कुछ लोगों को ईमेल भेजना चाहते हैं जिनके बारे में चाहते हैं कोई जान ना पाए, उसका नाम आप बीसीसी में रखेंगे। उम्मीद करता हूँ समझा लिया होगा। फिर बारी आती है सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या चीज होती है कि जिस बारे में आप ईमेल लिख रहे हैं उसका 1 लाइन डिस्क्रिप्शन। जैसे आप चिट्ठी जब लिखते थे बुखार के लिए प्रार्थना पत्र ऊपर लिखते थे, तो 1 लाइन में आप बता देते थे कि हमें बुखार है, हमें छुट्टी चाहिए। तो पूरे मेल जिस बारे में लिखा जा रहा है उसका जो 1 लाइन में डिस्क्रिप्शन होता है वो सब्जेक्ट में लिख दिया जाता है, ताकि ईमेल जिसके पास जा रहा है वो 1 लाइन पढ़कर जान ले किस बारे में ईमेल है। फिर ये आपकी बॉडी आती है, इसमें आप अपना पूरा जो भी जिस लिए ईमेल लिख रहे हैं पूरी चीज समझाते हैं विस्तृत तौर पे। ये सबसे बड़ा पोर्शन है ईमेल का और इसमें कंटेंट की कोई लिमिट नहीं होती है। और यहाँ पे आपका अटैचमेंट का ऑप्शन है कि आप कोई फाइल, वीडियो, ऑडियो अटैच करना चाहते हैं तो इसकी सहायता से अटैच कर सकते हैं। और आखिरी में ये सेंड बटन है, इसकी सहायता से आप अपने ईमेल को सेंड कर सकते हैं। तो ये कुछ पार्ट थे ईमेल के जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। सिग्नेचर, स्टैम्प आप समझते ही होंगे क्या चीज है। आगे की तरफ बढ़ेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए ओपनिंग एन ईमेल अकाउंट, ये मैं बता चुका हूँ। इनबॉक्स और आउटबॉक्स क्या होता है? तो जब भी कोई सेंडर आपको मेल भेजता है तो आपके इनबॉक्स में आता है। जैसे फोन में होता है ना इनबॉक्स, वैसे ही ईमेल में भी इनबॉक्स होता है कि कोई अगर आपको मेल भेज रहा है तो आपके पास कहाँ पर वो आएगा? इनबॉक्स में आएगा। ठीक है, किसी ने अगर आपको मेल भेजा है तो इनबॉक्स में आएगा, और अगर आपने किसी को मेल भेजा है तो वो आउटबॉक्स में जाएगा। समझिए इस चीज को। आप ये सेंडर हो, ये आप हो और ये रिसीवर है। तो आपने अगर कोई मेल भेजा है और ये यहाँ पर पहुंचा है तो पहुंचने से जस्ट पहले तक ईमेल कहाँ रहता है? आउटबॉक्स में रहता है। तो जब आप कोई मेल भेजते हैं और वो जब तक नहीं पहुंच जाता रिसीवर के पास, वो कहाँ पे रहता है? आउटबॉक्स में रहता है। और एक बार जब मेल इनके पास पहुंच गया तो ये सेंड में चला जाता है। ठीक, जब तक भेजा नहीं गया है, जब तक रास्ते में है तब तक आउटबॉक्स में,
और जैसे ही रिसीवर के पास पहुंच गया तुरंत सेंट में चला जाता है। समझ में आ गई होगी ये चीज। देखिए आउटबॉक्स यहाँ पर समझाया भी गया है कि जब तक नहीं गया रहता वो वहां पर रहता है। इसके अलावा नीचे बात की गई है किस तरीके से मेल को बनाते हैं। तो हमने एक कंपोज मेल पे गए थे, क्रिएट मेल पे। यहाँ पर देखिए कंपोज ऑप्शन पे जाएंगे तो आप ईमेल बनाकर भेज सकते हैं। इसको भी हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद क्या चीज होती है टू हमने देख लिया है, क्या चीज होती है सीसी हमने देख लिया है, क्या चीज होती है बीसीसी हमने देख लिया है, सब्जेक्ट क्या होता है देख लिया है, बॉडी क्या होती है देख लिया है। रिप्लाइंग एन ईमेल मैसेज, तो रिप्लाई क्या चीज होती है, तो आपने व्हाट्सएप पे देखा ही होगा, आपके पास कोई मैसेज आता है तो आप उस पर क्लिक करके रिप्लाई कर देते हो। ऐसे ही ईमेल का भी जो रिवर्ट होता है कि आपके पास कोई ईमेल किया है उसका रिस्पॉन्ड जब आप करते हो तो वो चीज रिप्लाइंग के अंदर आती है। जैसे व्हाट्सएप के अंदर एक रिवर्स एरो बनी होती है वैसे आपके यहाँ पर भी ईमेल में भी रिवर्स एरो मिल जाएगी जिसकी सहायता से आप रिप्लाई कर सकते हो। इसके बाद आगे बढ़ें तो फॉरवर्डिंग एन ईमेल मैसेज। अब ये सारी चीजें आपके व्हाट्सएप जैसी हैं। फॉरवर्ड क्या होता है कि आपके पास कोई मैसेज आया, आपने उसको उठाकर बाहर आगे बढ़ा दिया, तो इस चीज को फॉरवर्ड कहते हैं। ऐसे व्हाट्सएप में भी फॉरवर्ड होता है। सर्चिंग एन ईमेल, ईमेल सर्च करने के लिए देखिए यहाँ पर एक सर्च बॉक्स होता है, इसमें आप क्लिक करके किसी भी ईमेल को सर्च कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। आगे की तरफ बढ़ रहे हैं अटैचिंग अ फाइल इन ईमेल, तो उसको मैंने डिस्कस कर लिया है। कंपोज में जाएंगे, यहाँ पर देखिए अटैचमेंट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। यहाँ से आप किसी भी ईमेल को अटैच कर सकते हैं बिना किसी समस्या या बिना किसी परेशानी के। चलिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं जो चीज़ आसान है उसमें मैं समय नहीं बर्बाद कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम के टाइम में ही आप वीडियो ये देख रहे होंगे, कुछ लोग तो एक दिन पहले देख रहे होंगे। उसमें मैं आपको कहानी सुनाऊँ, कह दूँ भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, देखो कितना अच्छा पढ़ा रहा हूँ, तो ये सब मैं नहीं करता हूँ। ये मैं समझता हूँ आप समझ लेंगे। चलिए एक पॉइंट छूट जा रहा था, यहाँ पर देखिए डिस्कस कर लेते हैं। इन जीमेल एंड याहू मेल यू कैन सेंड फाइल ऑफ 25 MB, 25 MB तक की फाइल आप भेज सकते हैं। ये सवाल पूछा जाता है, लेकिन ये लिमिट भी फिक्स नहीं है, लेकिन सवाल में पूछ लिया गया है तो आप 25 MB याद रखिएगा। ये चीज फिक्स नहीं होती है, वेरी करती हैं सर्वर के अकॉर्डिंग। ईमेल सिग्नेचर क्या होता है, तो देखिए इसको हिंदी में समझते हैं। प्रत्येक ईमेल के अंत में एक हस्ताक्षर संलग्न किया जाता है कि जब आप मेल लिख देते हैं तो उसमें सिग्नेचर करते हैं ना, जिसमें हस्ताक्षर के भाग में ईमेल प्रेषक की संपर्क जानकारी होती है, जिसमें जिन्होंने ईमेल भेजा है उनके कॉन्टैक्ट इन्फो होते हैं, जैसे जो आदमी है उसका नाम, कंपनी का नाम, कंपनी के लोग, वेबसाइट आदि पता, ये सारी सिग्नेचर में होती हैं। इसको भी आप चाहें तो ईमेल में क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपके ईमेल के बारे में जानकारी हुई। इतना पढ़ लोगे तो कोई भी सरकारी एग्जाम, ओ लेवल का, CCC का कोई भी एग्जाम होगा तो आप क्लियर कर ले जाओगे, एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो चलिए यहाँ पर अगला टॉपिक हमारा है सोशल नेटवर्किंग एंड ई कॉमर्स। तो शायद ही कोई ऐसा बच्चा हो जो सोशल नेटवर्किंग मतलब पहली बार सुन रहा हो। फेसबुक सुने होंगे आप, बहुत सारी चीज़ें सुने होंगे, इंस्टाग्राम सुने होंगे, ये सारी चीज़ें क्या है, सोशल नेटवर्किंग ही तो है। समाज को आपस में नेटवर्क करने का, जोड़ने का काम जो करता है वो सोशल नेटवर्किंग होता है। यहाँ पर देखिए क्या चीज़ लिखी, एक बार देखिए, बार बार बता रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में देता हूँ ताकि आप आसानी से पढ़ पाएं। सोशल नेटवर्किंग इज कनेक्टिंग पीपुल विद द इंटरनेट। एक ही लाइन में सारी चीज समझ लीजिए कि लोगों को जोड़ना इंटरनेट की सहायता से क्या कहलाता है, सोशल नेटवर्किंग कहलाता है। ठीक, आप देख भी रहे होंगे, यू यूज सोशल मीडिया साइट्स ऑन इंटरनेट टू स्टे कनेक्टेड विथ योर फैमिली, फ्रेंड्स, कस्टमर्स एंड कलीग्स। आप सोशल नेटवर्किंग साइट का इस्तेमाल करते हैं लोगों से जुड़ने के लिए। वो लोग आपके रिश्तेदार, दोस्त, मित्र, यार, कलीग या आपके कस्टमर भी हो सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग कैन बी यूज फॉर स्पेशल पर्पज, बिजनेस पर्पज और बोथ। सोशल नेटवर्किंग का इस्तेमाल स्पेशल पर्पज, बिजनेस पर्पज, या देखिए जितने भी बिजनेसमैन अब हैं सब सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, सब जगह आ रहे हैं। हम लोग खुद देखिए अपनी फर्म, अपनी कंपनी को सोशल मीडिया साइट पर ले आ चुके हैं आज से 3 साल पहले। क्या जरूरत थी इसकी? इसकी ज़रूरत थी कि सारी चीज़ें अब इंटरनेट पर शिफ्ट हो रही हैं, बिना उस पर आए काम नहीं बनेगा। तो 3 साल पहले ही हम इस चीज़ को समझ गए थे, इसलिए अपनी कंपनी को पूरा हमने ऑनलाइन स्विच कर दिया था, जिसके कारण देखिए हम ये फ्री का एजुकेशन आप सबको दे पा रहे हैं। सिर्फ यही एक कारण है कि हमने अपना जो बेस था उसको काफ़ी मजबूत कर लिया था पहले। चलिए अब देखिए, सोशल मीडिया साइट्स जैसे फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। एक बार आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पर एक शब्द आया है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के बारे में बहुत कुछ लिखा मिल जाएगा, लेकिन एकदम आसान समझिए। कॉमर्स मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ जब खरीदी बेची जाती है तो वो कॉमर्स के अंतर्गत आती है। ई का मतलब क्या हुआ,
ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक। तो जब इंटरनेट की सहायता से कोई भी चीज खरीदी या बेची जा रही है तो उस प्लेटफॉर्म को हम क्या कहते हैं? ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कहते हैं। इतना सा है, बस समझ गए होंगे उम्मीद करता हूं। यहाँ पर देखिए बात की जा रही है ई कॉमर्स की, तो ई कॉमर्स इज अबाउट बाइंग एंड सेलिंग गुड्स और सर्विसेज ऑन इंटरनेट। एकदम एग्जैक्ट वही चीज है। जनरली ई कॉमर्स इज मेनली क्लासिफाइड इनटू 6 मॉडल। ई कॉमर्स को 6 मॉडल में क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन से मॉडल है देखते हैं। तो जो मेन मॉडल है उसको डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे सबसे पहले B2C की बात की गई। एक बिजनेस है, एक कस्टमर है। बिजनेस एक कर रहा है, एक कस्टमर है। बिजनेस वाला कस्टमर को कुछ बेच रहा है, तो ये चीज B2C हो सकता है। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस की, एक बिजनेस करने वाला दूसरे बिजनेस करने वाले को चीज बेच रहा है। जैसे थोक के व्यापारी फुटकर के व्यापारी को बेच रहे हैं कोई चीज, तो दोनों लोग बिजनेस के पर्पज से काम कर रहे हैं, तो वो B2B के अंतर्गत आएगा। C2C कि कस्टमर ही कस्टमर को बेच रहा है, तो C2C आ गया। C2B मतलब कस्टमर जो है बिजनेस को अगर कोई चीज सर्विस या कुछ चीज यहाँ पर लेन देन हो रहा है तो वो आ जाएगा। बिजनेस अगर एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या कस्टमर किसी एडमिनिस्ट्रेशन को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो ये 6 तरीके के मॉडल आपके आ सकते हैं ई कॉमर्स के अंतर्गत, जिसके अलग अलग एग्जाम्पल आप देख रहे होंगे। हिस्ट्री ऑफ ई कॉमर्स की बात की गई है, लेकिन मैं ईमानदारी से बताऊं तो यहाँ से क्वेश्चन आपका नहीं उठने वाला है। ठीक, तो आपको जानकारी के लिए पढ़ना हो तो इस चीज को पढ़ सकते हैं कि इन्होंने कब ये इन्वेंट किया। नाम एक आध याद कर लेंगे उतना पर्याप्त है, लेकिन इससे सवाल आपका नहीं आने वाला है। मैं फिर से बता दे रहा हूं, तो परेशान मत होइएगा। ठीक, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले बात आ रही है फेसबुक की। तो फेसबुक क्या है? देखिए, फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। देखिए, फेसबुक इज मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अभी तक तो सबसे ज्यादा पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा है? फेसबुक ही है। आप देख भी रहे होंगे, कोई भी आदमी हो कुछ भी न करता हो, लेकिन फेसबुक पे सब मौजूद हैं। विच स्टार्टेड ऑन फरवरी 4, 2004। अब फरवरी 4, 2004 में ये स्टार्ट हुआ था। इट वॉज फाउंड बाई मार्क जकरबर्ग। इनका नाम आपने सुना ही होगा, ध्यान से याद रख लीजिएगा। और इनके साथ भी कुछ लोग थे जो यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं। ठीक है, और ये सब लोग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे उस टाइम। अब यहाँ फेसबुक पे आप लोगों से के साथ कनेक्ट कर सकते हो और अपना डेटा शेयर कर सकते हो। डेटा की लिमिट भी बताई गई है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल नहीं है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमने मार्क कर दिया है। आप नाम याद रखिए, फिर से चलते हैं। आप नाम याद रखिए इनका और ये समय याद रखिए। इसके अलावा यहाँ से कुछ भी नहीं पूछा जाने वाला है। अब अगला है हमारा ट्विटर, जिसे अब एक्स नाम से जाना जाता है, लेकिन किताबों में अभी ये ट्विटर ही चल रहा है। इसे 2006 में जैक डॉर्सी ने फाउंड किया था। अब इतना भी याद रखेंगे तो इससे काम चल जाएगा। यहाँ पर देखिए लिमिट भी बताई गई है 280 कैरेक्टर्स की, लेकिन ये सारी चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं, इसको याद मत करिएगा। आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरा मुख्य उद्देश्य आपको एग्जाम में नंबर दिलवाना है नॉलेज के साथ। मैं आपको चीज़ें रटाना नहीं चाहता हूँ, तो इसको ध्यान दीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। लिंक्डइन की बात की गई है, तो लिंक्डइन देखिए एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका यूज़ ऑफिशियल कामों के लिए किया जाता है 2 तरीके से। किसी कंपनी को जॉब के लिए लोग चाहिए तो वो लिंक्डइन पे ढूंढते हैं, किसी आदमी को जॉब चाहिए तो वो लिंक्डइन पे ढूंढता है। यहाँ पर कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग इस पे अपनी प्रोफाइल बनाते हैं और ऐसे लोग प्रोफाइल बनाते हैं जिन्हें जॉब चाहिए होती है। तो अगर आप भी जॉब के लिए तलाश कर रहे हो तो इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हैं। लिंक्डइन को इस पे अपनी प्रोफाइल बनाइए और आपको ये सजेस्ट करेगा अच्छी जॉब। इसके बाद बात आती है आपके इंस्टाग्राम की। अब इंस्टाग्राम क्या है आप समझ ही रहे हैं, आज के समय में रील्स देखते ही होंगे। मतलब इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर फोटो रील्स शेयर की जाती हैं। हो सकता है थोड़ा सा शोर आ रहा हो, काम चल रहा है, किसी तरीके से सेटअप तैयार किया गया है, पड़ोस में काम चल रहा है, तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर बात की जा रही है इंस्टाग्राम की। तो इसका मेन यूज़ जो किया जाता है फ़ोटो और रील्स वीडियोस को शेयर करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर टेक्स्ट का उतना ज़्यादा कोई इस्तेमाल नहीं है, मतलब पोस्ट के तौर पे तो नहीं ही है। इसमें देखिए इसकी बात की गई है कि मैक्सिमम लिमिट 60 सेकंड की है, जो कि अब चेंज हो चुकी है। ये भी इसको बनाया था, देखिए नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं पूछी जाएगी। ठीक, ये चीज़ नहीं पूछी जाएगी। पूछा क्या जा सकता है, कब इन्वेंट हुआ था, तो डेट याद रखिएगा। ठीक, पक्का कह रहा हूँ, मत पढ़िएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग एक प्लेटफॉर्म है। इंस्टेंट मैसेजिंग क्या होता है कि देखिए आप इधर से टाइप करके जैसे ही क्लिक करें अगर उधर मैसेज पहुंच जा रहा है तो इसको इंस्टेंट मैसेजिंग चीज कहते हैं। अब इसका जो एग्जांपल है देखिए, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, मैसेंजर हो सकता है, टेलीग्राम है, स्काइप है, ये सारे आपके इंस्टेंट मैसेजिंग के
पार्ट हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग के एग्जाम्पल हैं। इसके बारे में भी आप जानना चाहें तो देखिए व्हाट्सएप की बात की गई है, इसके अलावा फेसबुक मैसेंजर की बात की गई है, इसके अलावा टेलीग्राम की बात की गई है। तो ये आपसे मैं उम्मीद करूंगा एक बार देख लीजिएगा, मैंने नोट्स इसकी अटैच कर दी है। इंट्रोडक्शन टू ब्लॉग की बात करते हैं कि ब्लॉग क्या चीज होती है। तो यहाँ पर ब्लॉग देखिए क्या होती है, एक टाइप की ऑनलाइन डायरी है। ऑनलाइन डायरी है, जैसे आपकी डायरी ऑफलाइन होती थी ना, आप उसमें लिखते थे, वैसे उसी तरीके से आप अगर ऑनलाइन कोई चीज लिख रहे हैं तो वो किसके अंतर्गत आता है, ब्लॉग्स के अंतर्गत आता है। वेयर पीपल पोस्ट देयर ओपिनियन, जहां पर लोग अपने ओपिनियन, एक्सपीरियंस और इंटरेस्ट शेयर करते हैं। दीज पोस्ट यूजुअली ऑल्सो कंटेन टेक्स्ट, फोटो, वीडियो एंड अदर लिंक्स। ये जनरली आपका टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो रखते हैं। ये आप देखते भी होंगे, ब्लॉग को बहुत बार देखा भी होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस है किसके बीच में, वेबसाइट और ब्लॉग के बीच में। क्योंकि जितने भी ब्लॉग होते हैं वो वेबसाइट होते हैं, पर हर वेबसाइट ब्लॉग नहीं हो सकती है। इंपॉर्टेंट लाइन मार्क कर रहा हूं कि यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस है वेबसाइट और ब्लॉग के बीच में। क्योंकि जितने भी ब्लॉग होते हैं वो एक वेबसाइट होते हैं, लेकिन जितनी भी वेबसाइट होती हैं वो एक ब्लॉग हो ये जरूरी नहीं है। ये लाइन याद रखिएगा, इससे सवाल पूछा जाता है। कुछ ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के नाम यहाँ पर मेंशन कर दिए गए हैं। वर्डप्रेस हो सकता है, विक्स हो सकता है, और इसको मैं चाहता हूँ आप एक बार ओपन भी इन दोनों को तो कम से कम करके देखिए, ठीक है। इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप आसानी से अपना ब्लॉग बना सकते हो बिना किसी दिक्कत के। जो लोग पेंट पे काम किए हैं ना, जो कंप्यूटर में आता था जिसमें घर झोपड़ी बनाते थे, उस पर अगर काम किए हो तो आप यहाँ पर ब्लॉग बना सकते हो। एक बार ट्राई करना, आप आसानी से बना भी पाओगे, ठीक। एक बार मतलब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सब बच्चे एक बार जाएंगे और उसको ट्राई करेंगे। दिक्कत आए तो हमसे कांटेक्ट करिए आप, हम मदद करेंगे। उसके बाद बेसिक ऑफ ई कॉमर्स की बात की गई है। तो देखिए ई कॉमर्स क्यों ज़रूरी पड़ा, इसके दो कारण थे। पहला, ये कॉस्ट एफिशिएंट था। दूसरा, ये 24/7 अवेलेबल था आपके लिए कि आप दिन रात जब भी चाहें कोई भी चीज़ देख सकते हैं। इसमें एक और फ़ायदा था, आप किसी भी स्टोर की चीज़ को घर बैठे सारे पार्ट्स को देख सकते हैं। अब वहाँ पर आप दुकान में जाएंगे तो आप सारे आइटम नहीं देख सकते हैं कि आपके पास उसके पास 2000 आइटम है तो आप 2000 देखना चाहें तो वो आदमी भी थक जाएगा और आपके पास भी इतना समय नहीं होगा। लेकिन ऑनलाइन क्या था, ऑनलाइन आने से पहली चीज़ आप उसके स्टोर को आसानी से एक्सेस कर सकते थे। घर बैठे आपने देख लिया, सारे वेराइटीज़ देख लिए, साइज़ देख लिया। बस आपको एक समस्या आती है कि आप उसको टच नहीं कर सकते। लेकिन अब के समय में इतनी एडवांस चीज़ें हो गई हैं, इतना कस्टमर का ध्यान रखा जा रहा है कि उसको कोई दिक्कत नहीं होती। अगर गलत प्रोडक्ट भी मंगा लिया है तो उसे वापस वो कर सकता है। उसी सब की बात यहाँ पर की गई है। इसमें सबसे मेन चीज़ है कि जो बेचने वाला है और जो खरीदने वाला है उनके बीच में इंटरमीडिएट हटने से कॉस्ट काफ़ी कम हो गया है। समझ में आई इतनी चीज़। अब यहाँ पर जो ऊपर हमने बात की गई थी, जो इसकी वैरायटीज़ होते हैं उसकी बात की गई है। फिर बात आती है एम कॉमर्स की। एम कॉमर्स क्या चीज़ है, एम कॉमर्स विच स्टैंड फॉर मोबाइल कॉमर्स। एक्चुअली एम कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ ई कॉमर्स। द टर्म वॉज कॉइन्ड बाई केविन डफी इन 1997। बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट थ्रू मोबाइल फोन इज कॉल्ड एम कॉमर्स। समझ में वैसे आ गया होगा कि अगर आप कोई भी चीज़ मोबाइल की सहायता से खरीद या बेच रहे हैं तो उसको किसके अंतर्गत लाया जाता है, एम कॉमर्स के अंतर्गत इसको लाया जाता है। फिर एक शब्द आता है आपका नेटिक्विट्स। नेटिक्विट्स क्या होता है, जैसे आप आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना शिष्टाचार, वैसे ही इंटरनेट में जो शिष्टाचार होता है उसको नेटिक्विट्स कहते हैं। कि इंटरनेट यूज करने के कुछ एथिक्स हैं, एटिकेट्स हैं, जिसको हम कहते हैं नेटिकेट्स। ठीक, याद रखिएगा इस चीज को। इंटरनेट इस्तेमाल करने के कुछ शिष्टाचारिक नियम हैं जिसको हम नेटिकेट्स कहते हैं। यहाँ पर देखिए डिलीवर्ड फ्रॉम वर्ड एटिकेट, जिसका मतलब होता है कि आप कोई चीज, देखिए यहाँ पर आया होगा रिफ्लेक्ट पोलाइट गुड बिहेवियर, जिसको मैं शिष्टाचार कह रहा हूँ। ठीक, कि आपको ग्रामर सही यूज करनी है, हार्श लैंग्वेज नहीं यूज करना है, किसी को बहुत सारे मैसेज नहीं करने, किसी को बुली नहीं करना है, किसी को स्पैम नहीं करना है। ये सारी चीज किसके अंतर्गत आती हैं, नेटिकेट के अंतर्गत आती हैं। ये सारी चीज आप पढ़िए तो यहाँ पर लिखा है किसी को स्पैम न करिए, किसी को ट्रोल न करिए, किसी को आप ऑफेंसिव चीजें मत कहिए, किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन मत शेयर करिए, किसी की रिस्पेक्ट, दूसरे की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करिए,
कोई भी चीज़ बार बार रिपोस्ट मत करिए बिना फैक्ट को चेक किए कि कहीं से उठाया पोस्ट कर दिया, ये भी आपकी अच्छी नेटिक्वेट नहीं है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, कोई भी चीज़ बिना चेक किए आप पोस्ट कर दे रहे हैं, होता नहीं गलत जानकारी सर्कुलेट हो गई। कैसे सर्कुलेट होती है? हमारे ही आपके द्वारा तो होती है कि हमने फैक्ट नहीं चेक किया, उसको पोस्ट पे पोस्ट मारे जा रहे हैं। हमने किया, हमारा देख के कोई और किया और वो चीज़ वायरल हो गई जो कि थी ही नहीं। और फिर किसी को एब्यूज़ और ऑफेंसिव लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी है, ये तो मतलब आम बोलचाल की भाषा में भी नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा नेटिक्वेट था, समझ में आ गया होगा ये चीज़। सर्विसेज लाइक रेलवे ओवरव्यू, ई गवर्नेंस रिजर्वेशन, पासपोर्ट एंड ई हॉस्पिटल, ये एक नया पोर्शन है जो आपके सिलेबस में ऐड किया गया है। और क्योंकि ये नया पोर्शन है इसलिए इससे सवाल उठना लाजमी है। इसको एक बार देखते हैं। प्रोवाइडिंग द फैसिलिटीज अवेलेबल टू द कॉमन सिटीजन ऑफ द अंडर गवर्नमेंट थ्रू द इंटरनेट इज कॉल्ड ई गवर्नेंस। देखिए, यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं लोगों को, उसको जब आप इंटरनेट के माध्यम से अवेलेबल करा रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट जो चीज़ अवेलेबल करा रही है उसको ई गवर्नेंस कहते हैं। इट्स सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल ऑनलाइन। इसकी सर्विसेज और जो इंफॉर्मेशन है वो ऑनलाइन अवेलेबल होती है। एक शब्द देखो, याद रखो कि जब भी कहीं पे ई लगा हो और आगे कोई चीज़ लिखी होती है, इसका मतलब होता है इंटरनेट की सहायता से। मतलब ऐसा समझ लो, होता नहीं है लेकिन इसको समझ लो कि जैसे मैंने लिखा ई कॉमर्स, तो इंटरनेट की सहायता से कॉमर्स हो रहा है। ई एजुकेशन, इंटरनेट की सहायता से पढ़ाई हो रही है। आप देख रहे हैं ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस का मतलब इंटरनेट की सहायता से गवर्नमेंट का जो सर्विसेज हैं वो काम हो रहे हैं, तो उसको ई गवर्नेंस कहते हैं। द इंडियन गवर्नमेंट स्टेबलाइज डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन 1970, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, इसको फिर से मार्क कर रहा हूँ। एंड नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर इन 1977, बोथ पॉइंट आर important. Today the Indian government and the governments of the almost all the major Hindi speaking state are making the facilities available to the general public through the internet. मतलब अब इस समय लगभग राज्यों में या हिंदी भाषी राज्यों में कहा जा रहा है कि इंटरनेट की जो भी गवर्नमेंट के काम है वो इंटरनेट की सहायता से अवेलेबल है। आप देख भी रहे होंगे लगभग सारे काम इंटरनेट पे मौजूद हो गए हैं। सॉरी, सो दैट द बोथ गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड द पब्लिक सेव मनी एंड टाइम। इसकी सहायता से क्या होता है कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनको जाना नहीं पड़ता, पब्लिक को आना नहीं पड़ता, लोगों का समय बचता है। और इसमें पारदर्शिता, सबसे मेन चीज़ है पारदर्शिता होती है कि यहाँ पर कोई गलत काम नहीं हो सकता, क्योंकि इंटरनेट पे कोई चीज़ अगर सेव हो गया है तो लाइफ भर के लिए सेव हो गया है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। ठीक, आगे की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल की बात की गई है तो यहाँ पर देखिए, बैंकिंग सर्विसेज ऑनलाइन मिल जाती है, जीएसटी रिलेटेड वर्क भी ऑनलाइन हो जाते हैं, ट्रेन और बस एरोप्लेन की टिकट्स ऑनलाइन हो जाती हैं, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, टेलीफोन, सब के बिल आप आसानी से भर सकते हैं, पैन, आधार, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ये सब ऑनलाइन फैसिलिटी कर दी गई हैं। मतलब आज के समय में जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो ये हो चुकी है, और पिछले कुछ समय में जाकर हम देखें तो ये सारी चीज़ें अगर कोई बोलता कि ऐसा हो जाएगा, जब फ़ोन नया नया बना था तो कोई विश्वास मतलब यकीन ही नहीं करता इस चीज़ पे। यहाँ पर बात की गई है टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस की। टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस, पहला आता है G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट refers to the intersection between governments. It is focused at the nation level. The interaction can take many shapes such as डिप्लोमेटिक टाइज, इकोनॉमिक अलायंस एक्सेट्रा। जब गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के बीच में कुछ काम होता है उसको G2G ई गवर्नेंस कहते हैं, नाम से ही समझ में आ जा रहा होगा। इसके बाद गवर्नमेंट टू कस्टमर की बात की गई है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि जब गवर्नमेंट कोई चीज़ कस्टमर को डायरेक्टली डील कर रही है तो वहाँ पर G2C हो जाता है। और G2B मतलब गवर्नमेंट जब बिजनेस के साथ कर रही है, गवर्नमेंट जब एम्प्लॉय के साथ कोई काम कर रही है, ये फुल फॉर्म ही मेन होता है और कुछ इससे ज़्यादा पूछा नहीं जाता, इसीलिए इसको इस तरीके से पढ़ा रहे हैं। फिर बात आ रही है ई गवर्नेंस सर्विसेज इन रेलवे रिजर्वेशन। रेलवे रिजर्वेशन में ई गवर्नेंस सर्विसेज की बात की जा रही है। तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, जो कि IRCTC का फुल फॉर्म है, इसको एक बार आप देख सकते हैं, जो कि स्टार्ट हुई थी 27 सितंबर 1999 में और पूरी तरीके से ऑपरेट हुई थी 3 अगस्त 2002 को। सॉरी 99 था, शायद मैंने 97 बोल दिया, 2002 में। ठीक, अब यहाँ पर IRCTC पे आज के समय आप चाहें तो आप ऑनलाइन अपनी टिकट बुक करके सारा काम कर सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पर समझाई गई है कि आप आसानी से सारी टिकट बुक कर सकते हैं और कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। पेमेंट भी करना हो तो ऑनलाइन ही हो जाता है, रिफंड भी करना हो तो ऑनलाइन हो जाता है, किसी भी दिक्कत की ज़रूरत नहीं होती है। और यहाँ पर एक पॉइंट है, फ्रॉम 1 नवंबर 2014 द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैज़ लॉन्च द
अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम, जिसे UTS कहते हैं। ठीक, ये भी सर्विस 1 नवंबर 2014 को लॉन्च कर दी गई थी। आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, देखते हैं अपना अगला पॉइंट। पासपोर्ट की बात की गई है, तो आप पासपोर्ट भी अब ऑनलाइन बनवा सकते हैं, ये भी सर्विस दे दी गई है। पासपोर्ट का इस्तेमाल दूसरे देश में जाने के लिए किया जाता है। अब इसको भी आप एक बार पढ़ सकते हैं, वैसे इससे ज़्यादा सवाल नहीं आएगा। फिर एक आता है ORS। अब यहाँ पर देखिए, इसको समझिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम is an online portal which was started in 1st July 2015. The ORS portal citizen can apply online in various state and central hospital of India. मान लीजिए आपको किसी बड़े हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में दिखाना हो, तो आप ORS की सहायता से दिखा सकते हैं, और इसकी सहायता से आप ऑनलाइन अपना नंबर भी लगवा सकते हैं, ताकि वहाँ जाकर आपको लाइन में न लगना पड़े। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि किसी भी OPD में आपको दिखाना हो तो आप ऑनलाइन नंबर लगवा सकते हैं। इसको आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत अधिक जानकारी मिल जाएगी, और इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हो। एक्सेसिंग ई-गवर्नेंस सर्विसेज ऑन मोबाइल यूजिंग उमंग ऐप। उमंग ऐप की सहायता से गवर्नमेंट की सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए क्या होता है, यहाँ पर देखिए, उमंग एक मोबाइल ऐप है जिसका डिज़ाइन किया गया है ई-गवर्नेंस इन इंडियन अंडर डिजिटल इंडिया। डिजिटल अंडर इंडिया के अंतर्गत इसे बनाया गया है। द उमंग ऐप हैज़ डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसको मैं अंडरलाइन करता हूँ, इसको याद रखिएगा। एंड नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन। द फुल फॉर्म ऑफ उमंग इज, उमंग का फुल फॉर्म ये पूछा जाता है, बहुत बार मैंने सवाल देखा है, यूनिफाइड मोबाइल ऐप फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ये उमंग ऐप का फुल फॉर्म है, इसे याद कर लीजिएगा, जिसे लॉन्च किया गया है नवंबर 2017 में। उमंग ऐप इज अवेलेबल इन 13 इंडियन लैंग्वेज। एक बार मैं सॉर्ट आउट करता हूँ इसको। उमंग याद कर लीजिएगा, इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, किन्होंने इनको बनाया है उसको याद कर लीजिएगा, 13 लैंग्वेज में अवेलेबल है, और कब इसको बनाया गया था ये याद कर लीजिएगा। Umang app is an application that can be used by e-governance services such as Aadhaar services, Bharat Gas, DigiLocker, passport services। इन सारी चीज़ों के लिए उमंग ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है। उमंग सर्विस इज मेड अवेलेबल ऑन मल्टीपल चैनल लाइक मोबाइल एप्लीकेशन, वेब, IVR, इन सब SMS, इन सब तरीकों से उमंग ऐप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें कितने सर्विसेज हैं, कितने डिपार्टमेंट हैं, ये भी दिया गया है, लेकिन इसको पढ़ना उतना ज़रूरी नहीं है। मेन चीज़ जो ऊपर थी वो मैंने बता दी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर डिजी लॉकर की बात की गई है। अब यहाँ पर देखिए, डिजी लॉकर आपने सुना भी होगा कि डिजी लॉकर में अगर आपका लाइसेंस है तो आपका चालान नहीं कट सकता। यहाँ पर देखिए, डिजी लॉकर एक ऑनलाइन सर्विस है जो कि लॉन्च की गई है फरवरी 2015 में। ये डेवलप की गई है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के थ्रू। इसका डेवलपमेंट जो हुआ है वो डिजिटल इंडिया के तहत हुआ है। डिजी लॉकर एक सिक्योर क्लाउड स्टोरेज सर्विस है। क्लाउड स्टोरेज सर्विस मतलब आपका काम, आपका फ़ोन तो यहाँ है, लेकिन इस पे स्टोरेज क्लाउड पे है कि आप किसी और फ़ोन पे भी लॉगिन करेंगे, अपने डिजी लॉकर में जाएंगे तो सारे डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हो, और इसमें आप अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट रख सकते हो, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल का रजिस्ट्रेशन, एजुकेशन सर्टिफिकेट, और कोई अगर पुलिस वाला या कोई चेकिंग वाला आपसे आपका डॉक्यूमेंट मांगे तो आप इसकी सहायता से उसे दिखा सकते हो। यहाँ पर बात की गई है, इट प्रोवाइड 1 GB स्टोरेज स्पेस, 1 GB स्टोरेज स्पेस ये देता है, और इसमें फ़ाइल की साइज़ मैक्सिमम 10 MB तक हो सकती है। किस फाइल की टाइप आप स्टोर कर सकते हैं, तो कई सारे टाइप की फ़ाइल आप स्टोर कर सकते हैं, और इसको यूज़ करने के लिए आपको आधार के थ्रू ही इसको यूज़ करना होगा, ताकि आपका डेटा सिक्योर रहे। आप किसी फ़ोन में और लॉगिन करेंगे तो भी आधार के थ्रू ही आप लॉगिन कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, जिसको काफ़ी मेहनत से हमने ख़त्म कराया। उम्मीद है अगर आप यहाँ तक बने हैं तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में पूछिए। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है ऐसे कंटेंट बनाने में। तो अगर कंटेंट आपको समझ में आता हो तो हमें अप्रिसिएट करिए, ताकि हम और भी वीडियोज़ ऐसे ले आ पाएँ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।